ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका को आदत थी पेशेंट बच्चों के पेरेंट्स के इस तरह के बिहेवियर की। अक्सर छोटे बच्चों के पेरेंट्स डायग्नोसिस करने पर इसी तरह रिएक्ट करते थे। ज्यादातर पेशेंट के पेरेंट्स को यही लगता था कि डॉक्टर अलग अलग तरह के टेस्ट करवाकर उनसे बस पैसा ऐंठना चाहते हैं। बच्चों के पेरेंट्स की ऐसी बातों से अनिका इम्यून हो चुकी थी। अनिका जानती थी कि जिम्मी के ब्रेन में शायद एक तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया था, जिसे अगर ठीक वक्त पर ट्रीट नहीं किया गया तो वह कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता था। यही बात स्कूल के पेरेंट्स के ग्रुप चैट पर अनिका ने लिखना शुरू किया, मगर तभी अनिका ने देखा कि पेरेंट्स के ग्रुप से ग्रुप एडमिन ने अनिका को बाहर कर दिया था। इस तरह का बिहेवियर देखकर अनिका हैरान रह गई। अनिका को इस बात की परवाह नहीं थी कि ग्रुप चैट में बाकी पेरेंट्स अनिका के बारे में क्या सोचेंगे। अनिका को परवाह थी तो नन्हे से जिम्मी की। आर्यन को मैसेज करते हुए अनिका ने लिखा, देखो जिम्मी को हो सकता है दिमाग में वायरल इन्फेक्शन हो गया हो। तुम किसी भी तरह जिम्मी के पापा तक यह बात पहुंचाओ और उनसे कहो जिम्मी को तुरंत ही टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाए। यह बहुत ही जरूरी है। स्कूल में जैसे ही आर्यन ने अनिका का मैसेज पढ़ा, मैसेज में लिखी सारी बातें आर्यन ने जिम्मी को बता दी। दिमाग में वायरल इन्फेक्शन होने की बात सुनकर नन्हा सा जिम्मी घबरा कर रोने लगा। जब आर्यन ने जिम्मी से कहा कि तुम्हें तुरंत ही हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तब जिम्मी जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए जिम्मी ने आर्यन से कहा, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई। किंडर टीचर ने जिम्मी को शांत करने की बहुत कोशिश की, मगर नन्हे से जिम्मी के मन में यह डर बैठ गया था कि उसके सर का दर्द जानलेवा हो सकता है। जब किसी भी तरह से जिम्मी शांत नहीं हुआ, तब किंडर टीचर ने जिम्मी की मम्मी को फोन लगाकर तुरंत ही स्कूल में बुला लिया। जिम्मी की मम्मी काफी शॉर्ट टेम्पर्ड औरत थी। उनके मन में जो भी बात चलती वह अपनी जुबान पर ला देती थी। चाहे कितनी भी कड़वी बात हो, वह कभी भी अपने मन की बात दूसरों से कहने से पीछे नहीं हटती थी। किंडर टीचर के कॉल करने में थोड़ी ही देर में जिम्मी की मम्मी स्कूल पहुंच गई। जब वेटिंग एरिया में किंडर टीचर ने रोते हुए जिम्मी को उसकी मम्मी के हवाले किया, तो जिम्मी जोर जोर से रोते हुए अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी मेरे दिमाग में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। यह कहकर जिम्मी अपनी मम्मी को गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। गुस्से से तिलमिलाई जिम्मी की मम्मी ने किंडर टीचर से पूछा, यह बात जिम्मी के दिमाग में किसने डाली? किसने की है यह बकवास जिम्मी के साथ? स्कूल में इस तरह के शैतान बच्चे भी पढ़ते हैं जो अपनी साथी के बच्चों के साथ इस तरह का मजाक करते हैं। रोते हुए जिम्मी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी यह मजाक नहीं है, रिया ने खुद मुझसे कहा है। जिम्मी के मुंह से यह बात सुनते ही जिम्मी की मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने किंडर टीचर से पूछा, कौन है यह रिया? मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। किंडर टीचर ने जिम्मी की मम्मी को समझाकर रोकने की कोशिश की, मगर जिम्मी की मम्मी टीचर को पीछे धकेलते हुए सीधे जिम्मी की क्लासरूम में चली गई। क्लासरूम में पहुंचते ही बच्चों पर चिल्लाते हुए जिम्मी की मम्मी ने पूछा, रिया कौन है? बताओ रिया कौन है? घबराकर नन्हा सा आर्यन अपनी बेंच पर खड़ा हो गया। आर्यन को देखते ही जिम्मी की मम्मी जिम्मी को लेकर उसके पास गई और कहने लगे, क्या तुम ही हो रिया? तुम्ही ने इस तरह का मजाक किया है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह का मजाक नहीं किया जाता? ऐसी बातें करने से छोटे बच्चों के मन पर क्या असर पड़ सकता है, क्या यह तुम्हें नहीं पता? आर्यन और क्लास के बाकी बच्चे जिम्मी की मम्मी को हैरानी से देखने लगे। जिम्मी की मम्मी जो बातें कर रही थी वह खुद जिम्मी की उम्र के बच्चों से ही कर रही थी। आर्यन जिम्मी की मम्मी की तरफ देखने लगा। तभी जिम्मी ने रोती हुई आवाज में अपनी माँ से कहा, नहीं मम्मी, रिया मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। सचमुच मेरे सर में बहुत पेन है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। जिम्मी को डांटते हुए उसकी मम्मी ने कहा, शट अप, डोंट टॉक नॉनसेंस। छोटे बच्चों को बुखार आना, हेडेक होना यह बहुत आम बात होती है, और जैसे ही तुम घर आते हो हमेशा तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाता है। बस पढ़ाई करते वक्त ही तुम्हें यह सब कुछ होता है। आज के बाद खबरदार ऐसी बकवास की तो।
ऐसा नहीं था कि जिम्मी की मम्मी को जिम्मी की चिंता नहीं थी, मगर पिछले 4-5 बार से ऐसा हुआ था कि घर पहुंचते ही जिम्मी का हेडेक खत्म हो जाता था। इसी वजह से जिम्मी की मम्मी को इस बात का यकीन था कि पढ़ाई से पीछा छुड़ाने के लिए जिम्मी सर दर्द का बहाना बनाता था। मगर इस वक्त जिम्मी की मम्मी को रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिम्मी की मम्मी ने किंडरी टीचर से कहा, देखो रिया तो बच्ची है, यह बात मुझे उसकी मम्मी से करनी होगी। अभी के अभी इस बच्ची को माँ को यहाँ स्कूल में बुलाओ। इस तरह से स्कूल का कोई स्टूडेंट मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश करे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। किंडरी टीचर ने घबराकर अनिका को फोन लगाया और उससे जल्दी स्कूल आने के लिए कहा। आर्यन अपनी जगह पर बैठ गया। किंडरी टीचर जिम्मी और जिम्मी की मम्मी ऑफिस में अनिका का वेट करने लगे। वहां आर्यन के बगल की बेंच पर बैठी पिंकी यह सब कुछ देखकर बहुत नर्वस हो गई थी। अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में पिंकी ने आर्यन से पूछा, रिया मैंने क्लास के बाकी बच्चों से सुना है कि जिम्मी के मम्मी पापा ऐसे कामों में इन्वॉल्व है जो पूरी तरह से लीगल नहीं कहे जा सकते। दे आर वेरी डेंजरस पीपल। अगर जिम्मी को किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह कहते वक्त पिंकी की आंखों में बहुत डर था। लगभग कांपती हुई आवाज में पिंकी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब जिम्मी नया नया स्कूल में एडमिट हुआ था तब मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि जिम्मी को मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना जिम्मी के मम्मी पापा मुझे उठाकर ले जाएंगे और कहीं गायब कर देंगे। जिम्मी के पेरेंट्स के बारे में ऐसी कहानियां बाकी बच्चों ने भी सुनी थी। सारे बच्चे काफी घबरा गए थे। पिछले कई दिनों से रिया क्लास में सबकी फेवरेट थी। सारे बच्चे आर्यन के आसपास आकर खड़े हो गए। आर्यन के लिए सारे बच्चे वरी करने लगे थे। किसी ने कहा, एक काम करो, इससे पहले कि जिम्मी के पेरेंट्स तुम्हें उठाकर गायब कर दें, तुम स्कूल छोड़कर भाग जाओ। एक बच्चे ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं, वो लोग कार में रिया को चेस कर लेंगे। एक बच्ची ने यहाँ तक कहा कि मैंने सुना है कि जिम्मी के घर पर एक टाइगर है। जिम्मी के पेरेंट्स को अगर कोई आदमी अच्छा नहीं लगता तो वह उसे टाइगर के सामने डाल देते हैं और टाइगर उन्हें खा जाता है। यह बात सुनते ही एक बच्चे ने अपने बैग से बहुत सारी चॉकलेट निकाली और आर्यन की बेंच पर रख दी और कहा, एक काम करना, अगर वह टाइगर तुम्हारे सामने आ जाए तो यह चॉकलेट उसे दे देना, वह चॉकलेट खा लेगा और तुम्हें छोड़ देगा। आर्यन को बच्चों की बातें बहुत स्टूपिड लग रही थी, मगर वह जानता था कि सारे बच्चे रिया को बहुत प्यार करते थे और इसीलिए वह किसी भी तरह रिया को बचाना चाहते थे। किन्नर टीचर का कॉल आते ही अनिका तेजी से ड्राइव करके स्कूल पहुंच गई थी। जब अनिका क्लासरूम के अंदर आई तो उसने देखा आर्यन को बाकी बच्चों ने घेर कर रखा था। इससे पहले कि अनिका उससे कोई बात कर पाती, जिम्मी की मम्मी ने मजबूती से अनिका को एक हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, ग्रुप चैट पर जो तुम बकवास कर रही थी वह यहाँ तक तो मैंने तुम्हारी अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली, मगर कैसी औरत हो तुम? एक बच्चे को यह सारी बातें बताकर उसका ब्रेन वॉश करना चाहती हो। अब देखो तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की। जिम्मी अपनी मम्मी के ठीक पीछे खड़ा जोर जोर से रो रहा था। रोने की वजह से जिम्मी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। जिम्मी के होंठ कांपने लगे थे और रो रो कर उसकी आंखें और गाल भी लाल हो चुके थे। जिम्मी बस एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई। जिम्मी की ऐसी हालत देखते ही अनिका ने जिम्मी की मम्मी से कहा, देखिए इस वक्त यह सब बात करने का टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपने बेटी को चेकअप के लिए अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जिम्मी की माँ ने इस बात पर चिल्लाते हुए कहा, चुप करो तुम, कितनी बेशर्म औरत हो तुम, जैसे डॉक्टर पूरे समाज के लिए कलंक हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी है, या फिर तुम इस बात का ईगो है कि तुम्हारी कही हुई बात गलत नहीं हो सकती। तुमने ही तुम्हारी बेटी से कहकर मेरे बेटे के मन में यह बात डाल दी है कि उसके दिमाग में कोई सीरियस बीमारी हो गई है। मैसेज पर भी तुमने जो ल्यूम्बर पंक्चर के बारे में कहा था, मैंने जब गूगल सर्च किया तो तब मुझे पता चला कि लुम्बर पंक्चर ल्यूकेमिया से रिलेटेड है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। यह कहना चाहती हो कि मेरे बेटे को। गुस्से के मारे जिम्मी की मम्मी आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिम्मी की मम्मी की आंखों में गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त वह अनिका के मुंह पर मुक्का मार देगी, मगर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए जिम्मी की मम्मी ने अनिका से कहा, तुम अभी के अभी मेरे बेटे से माफी मांगो और अपनी बेटी से भी कहो
कि मेरे बेटे से माफी मांगे और अभी के अभी बता दो कि तुमने जो कुछ भी कहा वो एक मजाक था। चलो अब जल्दी करो। जब जिम्मी की मम्मी यह सारी बातें अनिका के साथ कर रही थी, अचानक से जिम्मी अपने घुटनों पर बैठ गया और तेज सांसें लेने लगा। कुछ सेकंड हेवी ब्रीथिंग करने के बाद जिम्मी को लगातार 2 बार वोमिटिंग हुई। जिम्मी को वोमिटिंग होते हुए देखकर जिम्मी की मम्मी घबरा गई। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि सच में जिम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। जिम्मी की मम्मी ने जिम्मी को अपने हाथों में उठा लिया। जिम्मी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खुली कर पा रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। बड़ी धीमी आवाज में जिम्मी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ। आई एम डाइंग मम्मी। नन्हे से जिम्मी के मुंह से यह बात निकलते ही जिम्मी की मम्मी की आंखों से आंसू आ गए और जिम्मी को लगातार चूमते हुए जिम्मी की मम्मी ने उससे कही, नो बेबी नथिंग विल हैपन टू यू। तुम्हारी मम्मी यहीं पर है, अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी। जिम्मी को अपनी बाहों में उठाकर वो क्लास से बाहर चली गई। पीछे से आवाज लगाती हुई अनिका ने कहा, हॉस्पिटल पहुंचते ही लुम्बर पंक्चर ट्रीटमेंट शुरू कर दो और चेकअप करके पता लगाने की कोशिश करो कि ब्रेन में वायरल इन्फेक्शन कितना फैला है। जिम्मी की मां के चले जाने के बाद किंडरी टीचर ने आकर अनिका से पूछा, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? अनिका जानती थी कि स्कूल की छुट्टी में काफी वक्त था। अनिका ने किंडरी टीचर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। एक बार बच्चे की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद कुछ बता सकते हैं। यह कहकर अनिका वहां से चली गई। किंडरी टीचर जवाब से काफी परेशान हो गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद आर्यन श्रेया के साथ घर चला गया और पिंकी अपने पापा के साथ कार में बैठकर घर जाने लगी। कार में बैठी पिंकी को डरा हुआ देखकर आकाश ने पूछा, क्या हुआ पिंकी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? घबराई हुई पिंकी ने अपने पापा से कहा, बड़ा सा टाइगर रिया को खा जाएगा। नन्ही सी पिंकी की इस बात पर आकाश की हंसी निकल गई। मुस्कुराते हुए आकाश ने पिंकी से पूछा, स्कूल में टाइगर कहाँ से आ गया? और तुम बिल्कुल डरो मत, जब तक तुम्हारे पापा यहाँ हैं किसी टाइगर की हिम्मत नहीं कि पिंकी की फ्रेंड को छू भी सके। यह सुनते ही पिंकी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ था पिंकी डिटेल्स में आकाश को बताने लगी। वहां जिम्मी की मम्मी उसे पास के एक मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल लेकर पहुंची। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जिम्मी पर कुछ टेस्ट किए। हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान जिम्मी की मम्मी ने कार में उसे जूस पिलाया था। उसके बाद से जिम्मी काफी बेटर फील करने लगा था। इनिशियल चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने जिम्मी की मम्मी से कहा, देखिए हमें कुछ और टेस्ट भी करने होंगे, पर मुझे लगता है घबराने की कोई बात नहीं। बच्चों के साथ ऐसा अक्सर होता है। ज्यादा रोने की वजह से शरीर में काफी वीकनेस बढ़ गई होगी और अपने जब इसे जूस पिलाया तो शरीर में कोई खोई हुई ताकत वापस आ गई। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी नाउ। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर जिम्मी की मम्मी की जान में जान आई, मगर अचानक ही जिम्मी की मां का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। जिम्मी की मम्मी ने अपनी पर्स से फोन निकाला और जिम्मी के पापा को फोन लगाकर कहा, कोई हमारे बच्ची को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। क्या यह कोई तुम्हारा नया दुश्मन है? जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने घर के बगल में बनाए खुद के जिम में वर्कआउट कर रहे जहांगीर ने एक ही झटके से डंबल्स जमीन पर पटक दिए। तेज सांसें ले रहे जहांगीर ने अपनी बीवी से पूछा, किसकी यह जरूरत हुई कि जहांगीर के बेटे जिम्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? जहांगीर की आवाज में जिम में बाकी वर्कआउट कर रहे लड़के लड़कियां अचानक ही रुक गए और सभी लोग जहांगीर को देखने लगे। सभी लोग जानते थे कि वैसे तो जहांगीर काफी शांत रहता था, मगर अगर किसी ने जहांगीर को गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। पिछले हफ्ते ही जब वर्कआउट कर रहे एक लड़के ने जिम्मी को डंबल देने से मना कर दिया तो जहांगीर ने उसी डंबल से उस लड़के की कार तोड़ दी और लड़के के साथ साथ उसके 4 दोस्तों की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। जहांगीर 35-40 साल का आदमी था। बेहद खतरनाक और गुस्सैल दिमाग वाला जहांगीर काफी ताकतवर भी था। रेगुलर कसरत और जिम की वजह से जहांगीर की मस्कुलर बॉडी काफी ताकतवर हो गई थी। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में जहांगीर का काफी दबदबा था। मिनिस्टर से लेकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक जहांगीर की पहुंच थी। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या एक्सटॉर्शन, हर इलीगल काम में
जहांगीर का नाम सबसे ऊपर रहता था। नैपकिन से अपना पसीना पोंछ रहे जहांगीर ने फोन पर अपनी बीवी फतीमा से पूछा, तुम बताती क्यों नहीं? कौन डराने की कोशिश कर रहा है हमारे बेटे को? और फिर जिम्मी मेरा बेटा है। किसी के डराने से वह डरपोक इतना डर गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घबराई हुई फतीमा ने जवाब देते हुए कहा, क्लास के एक बच्चे ने जिम्मी से कह दिया कि उसके दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो गया है। यह सुनकर जिम्मी इतना डर गया कि वह 2 घंटे लगातार रोता रहा। रोते रोते उसकी सांस फूल गई और उसने उल्टियां भी होने लगी। फोन पर चिल्लाते हुए जहांगीर ने कहा, कौन था वह बच्चा जिसने यह करने की जुर्रत की? मैं छोड़ूंगा नहीं उस बच्चे को। जिम्मी के पापा को शांत करवाते हुए फतीमा ने कहा, या तुम क्या कर रहे हो जहांगीर? छोटे से बच्चे पर जुल्म करोगे? असली गुनहगार तो उस बच्चे की माँ है। स्कूल की टीचर ने जब उसे फोन करके स्कूल बुलाया तो मुझसे कहने लगी कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाकर लुम्बर पंक्चर की ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। हो सकता है तुम्हारे बेटे को कोई बहुत बड़ी ब्रेन की बीमारी हो गई है। मगर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा जिम्मी बिल्कुल ठीक है। इस तरह मजाक करके पता नहीं क्या मजा आया होगा उस औरत को। तुम अगर उस वक्त जिम्मी का चेहरा देखते तब तुम्हें पता चलता कि उस औरत की वजह से जिम्मी की क्या हालत हुई थी। जहांगीर ने इशारा करके जिम में चल रहा म्यूजिक बंद करवा दिया और अपनी वाइफ से फोन पर कहा, अभी पता लगाता हूँ कि उस बच्चे के माँ बाप कौन है, फिर देखता हूँ कि इतनी हिम्मत किसमें है दिल्ली में कि जहांगीर के परिवार के साथ मजाक करे। फोन पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए फतीमा ने कहा, मैं भी यहाँ स्कूल वालों पर प्रेशर बनाती हूँ। आखिर ऐसे पेरेंट्स के बच्चे को वह इतनी बड़ी स्कूल में आने ही कैसे दे सकते हैं? अगर उस औरत ने अपनी बच्ची का एडमिशन खुद ब खुद पीछे खींच लिया तो ठीक, वरना मैं उसे मजबूर कर दूंगी वह अपनी बच्ची का एडमिशन स्कूल से वापस खींच ले। जहांगीर ने कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना। मैं भी पता लगाता हूँ कि उस बच्ची का बाप कौन है। 4 थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ेंगे तो पूरा खानदान समझ जाएगा कि जहांगीर के परिवार के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। वैसे क्या नाम बताया तुमने उस बच्ची का? कुछ देर नाम याद करने के बाद फतीमा ने जहांगीर से कहा, रिया गुलेरिया नाम है उस बच्ची का। जहांगीर का फोन रखने के बाद फातिमा ने स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल और हेड ऑफ टीचर किंडरी टीचर को फोन पर मैसेज भेज दिया, अगर उस बच्ची रिया गुलेरिया की मां ने मुझसे और मेरे बेटे से माफी नहीं मांगी तो मैं मैनेजमेंट से यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह रिया गुलेरिया का एडमिशन स्कूल से इमीडिएटली कैंसिल कर दें। जब यह रिक्वेस्ट फातिमा ने मैसेज करके बोला तो किंडरी टीचर ने यह मैसेज पर सीधे अनिका को कॉल लगाकर कहा, मिस गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि रिया ने जानबूझकर जिम्मी को डराने के लिए यह सब कुछ नहीं किया था, मगर अब मैं आपसे कैसे कहूँ, आप किसी तरह रिया से कहकर जिम्मी की माफी मंगवा लीजिए, यह मामला यहीं पर ठंडा हो जाएगा। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद अनिका ने किंडरी टीचर से कहा, आने वाले 3 दिनों तक आर्यन, मेरा मतलब है कि रिया स्कूल नहीं आएगी। अनिका जानती थी कि जिम्मी की कंडीशन काफी नाजुक थी। 3 दिनों के अंदर ही जिम्मी की मेडिकल कंडीशन के बारे में सबको पता चल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद किंडरी टीचर ने फातिमा को कॉल लगाकर कहा, एज हेड ऑफ द टीचर्स, मैंने यह फैसला लिया है कि जब तक यह मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता, हमने रिया के स्कूल आने पर टेम्परेरी रोक लगा दी है। रिया को सस्पेंड कर दिया गया है। यह सोचकर फातिमा ने चैन की सांस ली। जब जिम्मी के सारे टेस्ट पूरे हो गए तो फातिमा ने जिम्मी के शांत चेहरे की ओर देखा। तभी फातिमा को यह याद आया कि जिम्मी स्कूल में सर दर्द की कंप्लेन कर रहा था। अपने बेटे के सर पर हाथ घुमाते हुए फातिमा ने पूछा, अब तो तुम्हारे सर में दर्द नहीं है ना बेटा? अभी भी जिम्मी को हल्का हल्का दर्द सर में महसूस हो रहा था, मगर कुछ देर पहले जिम्मी जिस दर्द से गुजर रहा था उसके सामने यह दर्द ना के बराबर था। पहले से काफी ज्यादा रिलैक्स जिम्मी ने ना में अपना सर हिलाते हुए अपनी मम्मी से कहा, नहीं मम्मी को नाउ माय हेड इज नॉट पेनिक। यह सुनते ही फातिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक लंबी राहत की सांस छोड़ते हुए फातिमा ने कहा, देखा बेटा, कभी भी कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे तो ऐसे डर मत जाना। पता नहीं उस औरत को छोटे से बच्चे को डराकर क्या मिला, मगर तुम फिक्र मत करना। जिस बच्ची ने तुम्हारे साथ यह शैतानी की थी उसे स्कूल ने सस्पेंड कर दिया है। वहां जिम के बाहर कुछ ही देर में जहांगीर ने
गैंग के लोग अलग अलग जीप में पहुंच चुके थे। जहांगीर की गैंग में ज्यादातर लोग दिल्ली के नामी गुंडे थे, जिनके ऊपर कई सारे फ्रॉड, चीटिंग और मारपीट के केस चल रहे थे। जहांगीर के एक गैंग मेंबर ने फोन पर किसी के साथ बात करने के बाद जहांगीर के पास आकर कहा, मैंने उस बच्ची के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ का नाम है अनिका गुलेरिया। अपने आदमी के मुंह से यह बात सुनकर जीप के बोनट पर बैठा जहांगीर हैरान रह गया। जहांगीर ने उस आदमी से पूछा, अकेली माँ है क्या? मतलब उस लड़की का कोई बाप नहीं है क्या? जवाब में उस आदमी ने जहांगीर से कहा, नहीं भाई, बाप का तो पता नहीं लगा पाया। आप कहो तो माँ को उठा लो। अपना ताकतवर हाथ बोनट पर मारते हुए जहांगीर ने कहा, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता। अगर किसी तरह उसका बाप मेरे सामने आ जाए तो वह सबक सिखाऊंगा, याद रहेगा। दिल्ली के में जहांगीर से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। ये कहते हुए जहांगीर फिर से जिम में जाकर ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही ट्रेडमिल को बंद करके जहांगीर ने अपने आदमियों से कहा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के लगभग सारे बच्चे बड़े बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जरा पता लगाओ वह बच्ची किस खानदान से ताल्लुक रखती है। अगर कोई मामूली खानदान से है वह बच्ची तो फातिमा से कहना कि वह खुद ही संभाल ले, और अगर कोई ऊंची पहुंच वाला खानदान है तो मुझसे कहना, एक ही झटके में सारी अकड़ बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही 2-3 आदमी तेजी से जिम से बाहर निकल गए। तभी एक आदमी जिम के अंदर आकर जहांगीर के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से जहांगीर के कान में कहा, भाई, वह मल्होत्रा का लड़का आया है। क्रिस मल्होत्रा आपसे मिलना चाहता है, क्या कह दो उसे? ट्रेडमिल पर फिर से दौड़ना शुरू करते हुए जहांगीर ने अपने आदमी से कहा, अब यह छोटे मोटे बच्चे भी जहांगीर को मिलने से डरते नहीं हैं। लगता है तुम लोगों की दहशत दिल्ली में खत्म हो गई। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ भेजो उस लड़के को। कुछ देर बाद हल्का सा लंगड़ाते हुए क्रिस अंदर आया और जहांगीर के पास आकर खड़ा हो गया। ट्रेडमिल पर दौड़ रहे जहांगीर ने क्रिस से कहा, भाई, मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। जहांगीर ने क्रिस को बिना देखे ट्रेडमिल पर दौड़ने की अपनी स्पीड बढ़ा दी। ट्रेडमिल की हो रही आवाज में क्रिस को अपनी आज जहांगीर तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। किस तरह अपनी आवाज ऊंची करके क्रिस जहांगीर से कहने लगा, भाई, अगले हफ्ते जो कार रेसिंग होने वाली है, क्या आप उसे 1 महीने बाद रखवा सकते हैं? दरअसल मेरी एक टांग में फ्रैक्चर है। जहांगीर दिल्ली में एक ऐसे इन्वेस्ट ऑर्गेनाइज करता था जिसे पूरी तरह से लीगल नहीं कहा जा सकता था, जिसमें एक कार रेसिंग थी। इस कार रेसिंग पर दिल्ली और दुनिया से काफी लोग बेट लगाते थे। करोड़ों रुपए की हार जीत होती थी, मगर हर बार रेस में पिछली कई रेसर से क्रिस सबका फेवरेट रेसर था। मगर पिछली बार क्रिस रेस हार गया था, जिसकी वजह से क्रिस पर जिन लोगों ने बेट लगाई थी उनका काफी नुकसान हुआ था। क्रिस ने खुद भी इस रेसिंग से काफी पैसे बनाए थे, मगर पिछली रेस हारने के बाद क्रिस खुद भी काफी फाइनेंशियल प्रेशर में आ गया था। जहांगीर ने कुछ वक्त क्रिस की बातों का जवाब नहीं दिया। कुछ देर ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद जहांगीर ट्रेडमिल से उतर गया। नैपकिन से अपने शरीर का पसीना पोंछते हुए जहांगीर ने क्रिस से कहा, तुम एक कार रेसर हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर की। तुम्हारी टांग टूट गई है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी रेस को और मेरे रेसिंग के धंधे को कोई फर्क पड़ता है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम अब बच्चे नहीं रहे। फ्रैक्चर हो जाए या कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं रिकवर हो जाने के लिए। तुम 1 महीने में कैसे रेस करने के लायक हो जाओगे? जहांगीर की बात का तुरंत ही जवाब देते हुए क्रिस ने कहा, जी, मैं एक सर्जरी करवाने वाला हूँ जिससे मेरी रिकवरी काफी तेज हो जाएगी। अगर मैंने इसी हालत में रेसिंग की तो जरूर हार जाऊंगा, और इस बार हार गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बोतल से पानी पीने के बाद जहांगीर ने मुस्कुराते हुए क्रिस से कहा, मुसीबत में तो तुम पहले से हो। मैंने सुना है तुम्हें अपनी स्पोर्ट कार भी बेचनी है। काफी कर्जा है तुम्हारे सर पर, मगर मल्होत्रा फार्मेसी के पास अभी इतने पैसे तो जरूर बाकी होंगे कि तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। जहांगीर की इस बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस ने कहा, बिल्कुल नहीं। मेरे मामलों से मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा फार्मेसी का कोई लेना देना नहीं है।
अगर अपने लिए मैं खुद प्रॉब्लम खड़ी कर सकता हूँ तो उन्हें सॉल्व भी मैं खुद ही कर लूंगा। क्रिस को इस तरह जहांगीर के साथ बात करते हुए देखकर पीछे खड़े कुछ गुंडे आगे आकर क्रिस को पकड़ने ही वाले थे कि तभी जहांगीर ने इशारे से उन्हें रोक लिया। जहांगीर ने क्रिस को ऊपर से नीचे देखकर कहा, मुझे पसंद है ऐसे यंग लड़के जो खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत रखते। तो ठीक है, अब जाओ तुम, रेस 1 महीने बाद होगी। तभी जहांगीर के एक आदमी ने हैरान होकर जहांगीर से कहा, मगर भाई, हमने तो सारे रेसर्स को बुला लिया है, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि आसपास के शहरों से रेसर्स अपनी कार लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे हम उन लोगों को? उस आदमी को अपनी आंखें दिखाते हुए जहांगीर ने कहा, तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि जहांगीर ने रेस पोस्टपोन कर दी है। जहांगीर की आंखों का गुस्सा देखकर वह आदमी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जहांगीर की बात सुनते ही क्रिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्रिस ने हल्का सा सर झुकाकर जहांगीर को थैंक्स कहा। क्रिस जानता था कि जहांगीर बेहद ही खतरनाक आदमी था। दिल्ली के लोगों में जहांगीर का बहुत खौफ था, लेकिन कहने वाले यह भी कहते थे कि जहांगीर एक ऐसा इंसान था जिसे अगर छेड़ा जाए तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और अगर प्यार से उसकी मदद मांगी जाए तो वह बिन मदद किए तुम्हें अपने घर से भेजेगा नहीं। कहीं न कहीं यह बात क्रिस को आज सच लग रही थी। क्रिस जहांगीर को थैंक्स कहने के बाद जिम से बाहर निकलने लगा। तभी अचानक एक आदमी दौड़ते हुए अंदर आया। उसने जहांगीर के कानों में कुछ कहा। उस आदमी की बात सुनते ही जहांगीर के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। अचानक ही जहांगीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। जिम से बाहर लंगड़ा कर जा रहे क्रिस को जोर से आवाज लगाते हुए जहांगीर ने रोक लिया। अपने आप पर जहांगीर को इस तरह चिल्लाते देखकर क्रिस हैरान रह गया। आसपास खड़े लोग भी जहांगीर को इस रिएक्शन से हैरान हो गए थे। आंखों में गुस्सा लिए धीरे से जहांगीर चलकर क्रिस के पास आया। जहांगीर ने अपने मजबूत हाथों से क्रिस का कॉलर कस के पकड़ लिया और अपनी रुआवदार आवाज में क्रिस से पूछा, क्या अनिका गुलेरिया तुम्हारे साथ मल्होत्रा हाउस में रहती है? जहांगीर के मुंह से अनिका का नाम सुनते ही क्रिस के होश उड़ गए। बेहद हैरान और घबराया हुआ क्रिस जहांगीर के इस सवाल को समझ नहीं पा रहा था। क्रिस की आंखों में डर साफ नजर आने लगा था। तभी जहांगीर ने अपनी बात आगे बढ़ाती हुई क्रिस से कहा, क्या लगती है अनिका गुलेरिया तुम्हारी? हड़बड़ाती हुई आवाज में क्रिस ने जहांगीर को जवाब देते हुए कहा, अनिका गुलेरिया बहन है मेरी। अनिका बहन है मेरी कजिन बहन। कृष्ण के मुंह से यह सुनते ही जहांगीर ने अचानक ही क्रिस के कॉलर पर अपनी मजबूत ग्रिप छोड़ दी। झटके की वजह से क्रिस जोर से जमीन पर गिरा। अपने पांव के पास पड़े कृष्ण को देखकर अचानक ही गुस्से से तिलमिलाया हुआ जहांगीर हंसने लगा। जहांगीर की हंसी सुनकर जिम में खड़ा हर एक शख्स घबराने लगा था। अचानक ही हंसते हंसते जहांगीर रुक गया और फिर घुटनों के बल क्रिस के पास बैठ गया। क्रिस की आंखों में आंखें डालकर जहांगीर ने क्रिस से कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। स्कूल में तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजी मेरे बेटे का मजाक उड़ाती हैं, उसे इतना परेशान करती हैं कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और दूसरी तरफ भाई मेरे पास मदद की भीख मांगने आता है। तो चलो अब मेरा भी फैसला सुन लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। रेस अगले हफ्ते ही होगी। तुम किसी तरह अपने पाँव की मरम्मत करवा लो, और इतना याद रखना, अगर इस बार तुम यह रेस हार गए तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा यह तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो। घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। बस जिन इन्वेस्टर्स ने तुम पर करोड़ों रुपए की वेट लगाई है उनका गुस्सा तुम पर बरसेगा। पहले से तुम इतने बड़े कर्जे में हो, अब की रेस अगर हार गए तो तुम्हारे सर पर इतना बड़ा कर्जा हो जाएगा कि शायद मल्होत्रा फार्मेसी बेचकर भी इतना बड़ा कर्जा पूरा नहीं कर पाओगे। अपने पैरों पर खड़े होते हुए कृष्ण ने जहांगीर से कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे परिवार को इन सब से दूर ही रखिए। इन सब बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्रिस की हिम्मत और क्रिस का जवाब सुनकर जहांगीर ने फिर से उससे मजबूती से कॉलर से पकड़ लिया और कहा, जो तुम्हारी बहन और भांजी ने मेरे बेटे के साथ किया है, मैं चाहूँ तो तुमसे उसका बदला ले सकता हूँ अभी की अभी, मगर मेरे आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारा उसके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है, इसलिए तुमसे बदला नहीं ले रहा। मगर मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, मगर मेरी बीवी तुम्हारी बहन की जो हालत करेगी
शायद वह तुम सोच भी नहीं सकते। खैर, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इतना याद रखना कि तुम्हारे अलावा अगर यह रेस कोई जीत सकता है तो वह सिर्फ कार्तिक है। किसी तरह तुम्हारी जगह कार्तिक को इस रेस में बिठा दो, रेस जीत लो, सारे पैसे चुका दो इन्वेस्टर के और बस टेंशन फ्री हो जाओ। वरना तुम्हें उस बॉक्सर मनीष की कहानी तो पता ही होगी। 4 महीने पहले एक बॉक्सिंग मैच हार गया इन्वेस्टर का इतना नुकसान हुआ कि उन्होंने उस बॉक्सर की किडनी तक बेच दी अपना पैसा वसूल करने के लिए। उसकी लाश को आज तक पुलिस ढूंढ रही है। उसके बीबी बच्चे दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ ना हो तो अगले हफ्ते होने वाली रेस जीत जाओ या फिर कार्तिक को अपनी जगह रेस में बैठाओ। अंडरवर्ल्ड गैंग से बहुत पैसे बनाए हैं तुमने, मगर बेटा इतना आसान नहीं होता इस धंधे में पैसे कमाना, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से आती है। जब जहांगीर क्रिस को यह सारी बातें बता रहा था तभी जिम का दरवाजा खोलकर फतीमा तेजी से अंदर आई। फतीमा के ठीक पीछे उसका बेटा जिम्मी अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रहा था। जैसे ही जिम का दरवाजा बंद हुआ, अचानक ही जिम्मी की सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दर्द से जिम्मी का सर फटा जा रहा था। जिम्मी को ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने बहुत भारी सामान जिम्मी के सर पर अचानक ही रख दिया था। अचानक ही जिम्मी चकराकर जमीन पर गिर गया। जिम्मी की माँ ने जिम्मी को अपने हाथों में उठा लिया। जिम्मी बेहोशी की हालत में धीमी आवाज में अपनी माँ से कहने लगा, मैं मरने वाला हूँ मम्मी, मैं मरने वाला हूँ। जिम्मी की बातें सुनकर फतीमा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पता नहीं उस औरत ने क्या जादू टोना कर दिया है मेरे बच्चे पर। उसके नन्हे से जेहन में यह बात भर दी है कि वह मरने वाला है। अगर वह औरत किसी तरह मेरे सामने आ जाए तो छोड़ूंगी नहीं उसे। यह कहते हुए फतीमा जिम्मी को लेकर जिम से निकलकर अपने बंगले के अंदर चली गई। फतीमा के जाते ही गुस्से से तिलमिलाए हुए जहांगीर ने क्रिस से कहा, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे गले में हाथ डालकर तुम्हारी जान निकाल लूं। इतना याद रखना, अगले हफ्ते की रेस अगर तुम नहीं जीते तो इन्वेस्टर तुम्हें मार देंगे और तुम यह रेस ना जीतो इसका ध्यान मैं रखूंगा। अगर तुम इस सब से बचना चाहते हो तो जाकर उस औरत अनिका गुलेरिया को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। फतीमा उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि जिंदगी भर याद रखेगी, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो समझ लो रेस के बाद मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा फार्मेसी खत्म। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? जहांगीर के सारे आदमी हाथ में हथियार लिए गुस्से से क्रिस की ओर देख रहे थे। क्रिस ने अपने हाथ जहांगीर के सामने जोड़ लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे परिवार का इन सब में कोई लेना देना नहीं। मैं अलग हूँ और मेरा परिवार अलग है। यह कहने के बाद क्रिस लंगड़ाते हुए जिम से बाहर निकल गया। क्रिस के जाते ही पास खड़े जहांगीर के एक आदमी ने जहांगीर से कहा, भाई मैं इस लड़की को काफी वक्त से जानता हूँ, अच्छा लड़का है, जवान का भी पक्का है। बस एक ही गलती है इस लड़के की, वह कमबख्त अनिका गुलेरिया इसकी कजिन बहन निकली। तभी एक गुंडे ने पूछा, भाई आप कहे तो रेस में ही इस लड़के का काम खत्म कर दे। जहांगीर ने गुस्से से उस आदमी की ओर देखा और कहा, यह बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल दो जहांगीर, गैर कानूनी काम भी ईमानदारी से करता है। उस लड़के का क्या होगा वह उसका नसीब ही तय करेगा। रेस अगले हफ्ते ही होगी, मगर सारे इन्वेस्टर को बता दो कि मल्होत्रा परिवार और मल्होत्रा फार्मेसी को इस सब से अलग ही रखे। जो भी करना है वह हिसाब किताब इसी लड़के से करे। अगर यह लड़का रेस हार जाता है तो वह इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। बस मल्होत्रा परिवार को इन सब से दूर रखें। लंगड़ा कर चल रहे क्रिस को अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। जहांगीर का एक करीबी दौड़कर क्रिस के पास आया। क्रिस के कंधे पर हाथ रखते हुए उस आदमी ने कहा, पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने जहांगीर भाई पर। उन्होंने कहा है मार्केट में सबसे कह देना कि तुम्हारे मामले में तुम्हारे परिवार को दूर रखा जाए। क्रिस ने यह बात सुनते ही अपना सर झुका लिया और उस आदमी से कहा, भाई को मेरा थैंक्स कह देना। क्रिस अपना हाथ दिखाकर टैक्सी रोकने की कोशिश करने लगा। तभी जहांगीर के उस आदमी ने क्रिस से कहा, देखो तुम्हारी प्रॉब्लम अभी के अभी सॉल्व हो सकती है। तुम चाहो तो भाई यह रेस 1 महीना पीछे भी कर सकते हैं। तुम ठीक हो जाओ और रेस जीतकर अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वैसे भी तुम्हारी कजिन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम एक काम करो,
तुम उस लड़की को फतिमा मैडम के पास ले आओ, उसके पास माफी मंगवा लो और मामला यही खत्म कर दो। उस कजिन के लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, जिसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं। भाई का वसूल है कि कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, वरना उसे कब का उठा लिया होता। अपने कंधे से उस आदमी का हाथ नीचे सरकाते हुए कृष्ण ने कहा, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहते हुए कृष्ण सामने खड़ी टैक्सी में बैठकर निकल गया। कृष्ण मल्होत्रा हाउस से थोड़ी दूर अपना खुद का बंगला खरीदा था। बिल्ला छोटा था, मगर शहर से की भीड़ भाड़ से दूर होने की वजह से कृष्ण को यहाँ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही कृष्ण अपने बिल्ला में दाखिल हुआ, उससे दिखा कि कुछ लोग उसकी घर से उसका सामान उठाकर बाहर ले जा रहे थे। कृष्ण ने उन आदमियों को रुकने को कहा, मगर सामान बांध रहे लोगों ने कृष्ण को जवाब देते हुए कहा, हमें तो जो कहा है वह कर रहे हैं, मालिक अंदर है, उनसे जाकर बात कर लो। कृष्ण दौड़कर जब अपने बिल्ला के अंदर गया, तब उसने देखा कि लगभग उसी की उम्र का एक लड़का बाकी आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वह लड़का कल्याण शास्त्री का बेटा बिक्की था। कृष्ण को अपने सर से कर्जा उतारने के लिए बहुत सारे रुपये की जरूरत थी, इसलिए कृष्ण ने अपनी स्पोर्ट कार और अपना खुद का बंगला बेचने का फैसला लिया था। कल्याण शास्त्री के बेटे बिक्की ने मौके का फायदा उठाते हुए बंगला आधे से कम कीमत पर खरीद लिया था, मगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था कि पैसे चुकाने के 1 महीने बाद बिक्की को बंगले का पोसेशन दिया जाएगा। मगर अभी 1 महीना पूरा होने में अभी बहुत वक्त बाकी था। कृष्ण चाहता था कि वह कुछ दिनों तक मल्होत्रा हाउस न जाकर अपने इसी बंगले पर रहे, ताकि जो मुसीबत में कृष्ण इस वक्त फंसा था उसका साया उसके परिवार पर ना पड़े। गुस्से से कृष्ण ने बिक्की से पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि महीना पूरा होने के बाद ही तुम्हें बंगला मिलेगा, फिर तुम आज इस तरह यहाँ क्यों आए हो? अभी कल ही तो हमने एग्रीमेंट साइन किया था। बिक्की ने मुस्कुराते हुए कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमने कल एग्रीमेंट साइन किया था और महीना पूरा होने के बाद ही तो मैं यह बंगला लेने आया हूँ। लगता है तुम कोई ऐसा नशा करने लगे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आज क्या तारीख है वह भी भूल गए? आज महीने की 1 तारीख है। हमने कल एग्रीमेंट साइन किए पिछले महीने की 31 तारीख को। महीना पूरा हो गया तो मैं अपने खरीदे हुए बंगले का पोसेशन लेने आ गया। कानूनी तौर पर अब यह तुम्हारा घर नहीं है। फिलहाल तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो। रहा सवाल तुम्हारे सामान का, तो मैं वह बाइज्जत अपने आदमियों से कहकर बाहर रखवा दूंगा। तुम्हें जब भी टाइम मिले गेट के बाहर से अपना सामान लेकर चले जाना। बिक्की की ऐसी बातों का कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्ण पर ऑलरेडी बहुत मुसीबतें थी। बिक्की ने चालबाजी से एग्रीमेंट के क्लॉज को तोड़ मोड़ कर बंगले पर पोजीशन हासिल कर लिया था। बिक्की के पास बंगला छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एक आदमी एक बड़ी सी ट्रॉफी लेकर बाहर जा रहा था। बिक्की ने उस आदमी को रोकते हुए पूछा, वह क्या है तुम्हारे हाथ में? बड़ी ही शानदार ट्रॉफी है। जैसे ही कृष्ण की नजर ट्रॉफी पर पड़ी, वो बस उसी को देखता रहा। ये ट्रॉफी कृष्ण ने अपनी पहली रेस में जीती थी। कृष्ण के माँ बाप कार रेसिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही कृष्ण को इस आदत से दूर रहने को कहा करते थे। इसलिए कृष्ण ने यह ट्रॉफी इसी बंगले में संभाल कर रखी थी। यह ट्रॉफी कृष्ण के दिल के बेहद करीब थी। इससे पहले कि वह आदमी ट्रॉफी कृष्ण के हवाले करता, बिक्की ने ट्रॉफी अपने हाथों में ले ली। कुछ देर ट्रॉफी को देखकर अचानक ही बिक्की ने ट्रॉफी को दीवार पर पटक पटक कर तोड़ दिया। अपनी टूटी हुई ट्रॉफी को जमीन पर गिरा हुआ देख कृष्ण के सर पर खून सवार हो गया। कृष्ण ने बिक्की को जोर से एक मुक्का मारा, फिर अपने हाथ से बिक्की को गर्दन से मजबूती से पकड़ लिया। बिक्की के आदमी बिक्की को छुड़ाने की कोशिश करने लगे थे, मगर कृष्ण ने इतनी मजबूती से बिक्की को पकड़ रखा था कि 4 लोग भी मिलकर उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। फिर किसी ने कृष्ण की चोट लगी हुई टांग पर जोर से लात मारी। दर्द की वजह से कृष्ण की गिप छूट गई और वह जमीन पर जाकर गिरा। बिक्की के आदमियों ने कृष्ण को लातों से मारना शुरू किया। तभी बिक्की ने अपने आदमियों को रोकते हुए कृष्ण से कहा, बहुत प्यार करते हो अपनी रेसिंग से। अभी तो तुम्हारी ट्रॉफी की ये हालत की है, अब मैं तुमसे छीन लूंगा तुम्हारी सबसे कीमती और करीबी चीज, तुम्हारी स्पोर्ट्स कार। मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है और तुम्हारी स्पोर्ट कार मैं 1 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ।
बहुत अच्छी डील है। मेरी मानो तो वह कार मुझे अभी के अभी बेच दो, फायदे में रहोगे। यह मत सोचना कि तुम्हारी कार का इससे बेहतर दाम तुम्हें मार्केट में मिलेगा। मैंने सबसे कह दिया है, इस कार की बोली 1 करोड़ के ऊपर कोई न लगाए। तुम तो जानते ही हो, स्पोर्ट कार के बायर्स दिल्ली में इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। स्पेशल एडिशन स्पोर्ट कार की मार्केट वैल्यू 3 करोड़ की थी। ये कुछ साल पहले की बात थी। कंपनी ने सिर्फ ऐसी 3 गाड़ियां इंडिया में बेची थी। इसके बाद इस स्पेशल एडिशन स्पोर्ट कार की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। इंडिया के बाहर के बाजार से इस कार की कीमत तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की थी, मगर बिक्की क्रिस की मजबूरी का फायदा उठाकर काफी सस्ते में उसकी कार पर कब्जा करना चाहता था। जमीन पर पड़े हुए क्रिस ने तेज सांसें लेते हुए बिक्की से कहा, मैं वह कार किसी ऐसे आदमी को फ्री में दे दूंगा जो उस कार की इज्जत करना जानता हो। तुम्हें उस कार के बारे में कुछ नहीं पता। उस कार में बैठकर तुम उस कार की प्रेस्टीज खराब कर दोगे। एक आदमी और उस कार के बीच का फर्क तुम कभी नहीं जान सकते। क्रिस की बात पर बौखलाते हुए बिक्की ने कहा, ठीक है, तो अब मैं भी देखता हूँ कि कौन खरीदता है तुम्हारी यह कार। अब तुम्हारे कार की कीमत में मार्केट में और भी कम कर दूंगा। इससे पहले कि बिक्की आगे कुछ कहता, क्रिस का फोन बजने लगा। क्रिस जैसे ही फोन उठाया, सामने से आवाज आई, क्रिस तुम्हारी कार के लिए एक अच्छा बायर मिल गया है। वह 4 करोड़ चुकाने के लिए तैयार है। बिक्की ने दिल्ली में अपने पूरे सर्कल में यह बात फैला कर रखी थी कि कोई क्रिस को उसकी लिमिटेड वर्जन स्पोर्ट कार के लिए 1 करोड़ से ज्यादा ऑफर न करे। बिक्की लगभग दिल्ली में रहने वाले हर स्पोर्ट कार के शौकीन को यह बात पहुंचा चुका था। बिक्की को यह जानकर हैरानी हो रही थी कि आखिर कौन था वह शख्स जो क्रिस को इतनी अच्छी ऑफर दे रहा था। फोन पर बात कर रहे क्रिस के दोस्त ने क्रिस को बताया, पार्टी ने कहा है 3 साल पहले जब यह कार लॉन्च हुई थी तब इसकी रिटेल वैल्यू 3 करोड़ की थी, मगर वह कार खरीदने के लिए तुम्हें 4 करोड़ देने को तैयार है। पार्टी जेन्युइन है, पैसे तुरंत ट्रांसफर कर देगी। यह बात सुनते ही क्रिस ने अपने दोस्त से कहा, मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं अभी के अभी ट्रांसफर पेपर तैयार करवाता हूँ, तुम यह सौदा फाइनल कर दो। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद क्रिस ने अपने कपड़े झटकते हुए बिक्की के ठीक सामने खड़ा हो गया। क्रिस लाल आंखों से बिक्की को कुछ देर घूरता रहा, फिर एक आखिरी बार अपने विल्ला को देखकर क्रिस विल्ला से बाहर निकलने लगा। ठीक दरवाजे पर जाकर क्रिस ने पीछे मुड़कर बिक्की से कहा, हमारी आज की यह मुलाकात तुम्हें याद रहेगी। वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारे इस धोखे का जवाब दूंगा। यह कहने के बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। कुछ देर तक बिक्की बस खामोश खड़ा क्रिस की कार को देखे जा रहा था। क्रिस के साथ साथ उसकी यह स्पेशल एडिशन स्पोर्ट कार भी बिक्की के हाथों से निकल रही थी। बिक्की समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दिल्ली में ऐसा कौन था जो 4 करोड़ रुपए देकर क्रिस के पास यह कार खरीदने वाला था। जब बिक्की ने दिल्ली में स्पोर्ट कार के तमाम बायर्स को पहले से धमका दिया कि कोई इस डील के बीच में ना पड़े, जिस तरह कल्याण शास्त्री को मल्होत्रा फार्मेसी खत्म करनी थी, ठीक उसी तरह बिक्की को भी कार रेसिंग में क्रिस की बदसाहत खत्म करनी थी। बिक्की ने अपने आदमियों से कहा, जाओ जल्दी से उसका पीछा करो और पता लगाओ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि बिक्की शास्त्री के कहने के बावजूद इस डील में अपनी टांग अड़ाई। 3 से 4 खुली जीप में बिक्की के आदमी क्रिस की कार का पीछा करने लगे, मगर क्रिस की गाड़ी उनकी गाड़ियों से काफी तेज थी। तभी बिक्की के एक आदमी ने गाड़ी में बैठे बिक्की से कहा, उसने कहा था कि वह गाड़ी के पेपर ट्रांसफर करवाने जा रहा है, जरूर वह आरटीओ की ऑफिस ही जाएगा। बिक्की ने हामी भरते हुए कहा, चलो हम वहीं चलकर देखते हैं कि आखिर कौन है वह पार्टी जिसे हमारी धमकियों की परवाह नहीं। आरटीओ ऑफिस के बाहर अपनी कार पार्क करने के बाद क्रिस ने एक आखिरी बार प्यार से अपनी कार के बोनट पर हाथ घुमाया। 3 साल पहले क्रिस को यह कार एक कंपटीशन जीतने पर मिली थी। क्रिस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मगर अपनी गाड़ी को क्रिस ने बहुत प्यार से रखा था, जैसे कि उस कार के अंदर जान हो। क्रिस जानता था कि वह बस आखिरी बार अपनी कार को देख रहा है। क्रिस को इस बात की भी चिंता थी कि उसकी कार का नया मालिक ठीक से उसकी देखभाल करेगा या नहीं। तभी आरटीओ ऑफिस के बाहर चिराग मेहता कार के पास क्रिस को मिलने आया। चिराग मेहता ने क्रिस को देखकर कहा, ट्रांसफर पेपर तैयार करवा दिए हैं मैंने, बस आपको अंदर चलकर इंस्पेक्टर के सामने पेपर साइन करने हैं। क्रिस ने नम आंखों से चिराग मेहता से कहा,
आई होप कार के नए मालिक इस कार का ख्याल रखेंगे। मुस्कुराते हुए चिराग मेहता ने क्रिश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल फिक्र मत करो, यह कार बिल्कुल सेफ हाथों में है। चिराग मेहता अच्छी तरह जानता था कि यह कार रोहित मारवा ने आर्यन के लिए खरीदी थी और आर्यन कार चला सके इतना बड़ा होने में अभी 10 साल का वक्त था। तब तक यह कार रोहित मारवा की शानदार गाड़ियों की कलेक्शन वाले गैरेज में बिल्कुल हिफाजत से रखी जाएगी। चिराग मेहता और क्रिस ऑटो ऑफिस के अंदर चले गए। लीगल प्रोड्यूसर पूरा करने के बाद जब क्रिस और चिराग मेहता आरटीओ ऑफिस से बाहर निकले तब विक्की शास्त्री अपने कुछ आदमियों के साथ गुस्से से कृष्ण और चिराग की ओर चलकर आ रहा था। चिराग मेहता के पास खड़े होकर विक्की ने कड़क आवाज में चिराग से पूछा, भाई कहाँ से हो तुम? क्या तुम्हें हमारी वार्निंग नहीं मिली थी? तुम्हें पता नहीं यह सौदा करना तुम्हें कितना भारी पड़ सकता है? तुम जानते नहीं हो कि हमारे पीछे कौन है? ऐसा नहीं था कि विक्की अपने पापा कल्याण शास्त्री के नाम पर गुंडागर्दी करता था। दरअसल विक्की को बैंकिंग था दिल्ली के कुछ मशहूर अंडरवर्ल्ड के लोगों का, जिसके नाम पर विक्की रोब झाड़ता था। वह दिल्ली का सबसे खतरनाक डॉन था, जिसके सामने जहांगीर भी अपने आदमियों को जाने से रोक लेता था। क्रिस ये सब कुछ अच्छी तरह से जानता था। क्रिस ने धीमी आवाज में चिराग मेहता से कहा, देखिए, अगर आपको यह सौदा कैंसिल करना है तो मैं आपके सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। चिराग मेहता ने मुस्कुराकर कृष्ण से कहा, डील कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार से बात करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया जा सकता है। इस आरटीओ ऑफिस के पीछे ही एक कॉफी शॉप है, चलिए हम सभी लोग वहां चलकर आराम से बैठकर बातें करते हैं। यह कहते हुए चिराग मेहता विक्की और उसके आदमियों को आरटीओ ऑफिस के पीछे एक सुनसान रास्ते पर ले गया। अचानक ही चिराग मेहता चलते चलते रुक गया। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था तब धीरे से चिराग मेहता ने अपने चश्मे उतारे और उन्हें अच्छे से केस में रखकर वो केस कृष्ण के हाथ में थमा दिया। विक्की और उसके आदमी समझ नहीं पा रहे थे कि चिराग मेहता क्या कर रहा था। देखने में चिराग मेहता बिल्कुल ही शांत और डाउन टू अर्थ आदमी लग रहा था। चिराग मेहता को देखकर ऐसा लगता था जैसे गुस्सा तो आज तक कभी उसे छूकर भी नहीं गया होगा। अचानक ही चिराग मेहता ने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर करना शुरू किया। तभी विक्की का एक आदमी हाथ उठाते हुए चिराग के पास आया और जैसे ही उस आदमी ने चिराग को थप्पड़ मारने की कोशिश की, एक ही पल के बाद वह आदमी जमीन पर गिरा तड़प रहा था। यह देखकर विक्की के बाकी आदमियों ने एक के बाद एक चिराग पर अटैक करना शुरू किया, मगर बड़ी आसानी से सिर्फ एक एक मुक्के में चिराग ने हर एक आदमी को पटक दिया। चिराग की डिफेंडिंग और अटैकिंग स्किल देखकर क्रिस हैरान रह गया। सीधा साधा सा दिखने वाला चिराग बिल्कुल किसी ट्रेड कमांडो की तरह लड़ रहा था। विक्की और उसके आदमी जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। तभी चिराग ने मुस्कुराकर क्रिस के पास अपना केस वापस मांगा। नीचे पड़ा विक्की की दर्द की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहा था, मगर गुस्से से चिराग की ओर देखकर विक्की ने कहा, तुम्हें पता नहीं है तुमने किस पर हमला किया है? तुम जानते नहीं मेरे पीछे जिनका हाथ है वह लोग तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे? पतले कपड़े से अपने चश्मे का शीशा साफ करते हुए चिराग मेहता ने जमीन पर गिरे विक्की से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन कौन है। यह कहते हुए चिराग मेहता ने अपने चश्मे पहन लिए और वहां से चलने लगा। चिराग को वापस जाता हुआ देख विक्की ने चिल्लाकर उससे पूछा, हिम्मत है तो एक बार बताओ कि तुम कौन हो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह बात सुनते ही चिराग मेहता अचानक चलते चलते रुक गया। पीछे मुड़कर विक्की की ओर देखकर चिराग मेहता ने कहा, मारवा नाम तो सुना होगा। यह कहते हुए चिराग क्रिश को लेकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर भी विक्की इस बात से हैरान था कि आखिर मारवा खानदान को इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत थी। क्या 4 करोड़ रुपए देकर मारवा परिवार क्रिश की मदद करना चाहता था? जहां तक रोहित मारवा के बारे में दुनिया जानती थी, रोहित मारवा को स्पोर्ट कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर आखिर रोहित मारवा ने यह कार किसके लिए और क्यों खरीदी थी? यह सारे सवाल विक्की का दर्द और बढ़ाने लगे थे। विक्की जानता था कि वह चाहकर भी मारवा खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अपने हाथ पांव पर आइस पैक लगा रहा विक्की अब इस सोच में पड़ गया कि वह क्रिस से अपना बदला कैसे पूरा करे। मल्होत्रा हाउस। क्रिस ने अपने बंगले पर विक्की ने कब्जा कर लिया था, इसलिए अब कोई रास्ता ना होने की वजह से क्रिस को मल्होत्रा हाउस में ही रहना था। सारे रास्ते क्रिस यही बात से
हैरान रहता था कि आखिर रोहित मारवा ने उसकी मदद क्यों की थी और वह कार रोहित मारवा ने किसके लिए ली थी। जहाँ तक क्रिस रोहित मारवा को जानता था, उसे स्पोर्ट कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्रिस ने समझ नहीं पा रहा था कि रोहित मारवा वह कार उसकी मदद करने के लिए खरीदी थी या अपने किसी करीबी के लिए गिफ्ट करने के लिए ली थी। क्रिस जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि नीचे हॉल में कोई नहीं था। क्रिस नहीं चाहता था कि उसके पांव के फ्रैक्चर को उसके परिवार वाले नोटिस करें, इसलिए चुपचाप क्रिस अपने कमरे में जाने लगा। तभी अनिका अपने बेडरूम से बाहर निकली। अनिका को देखकर क्रिस स्टेयरकेस के नीचे छिप गया। अनिका ने जब फोन उठाया तो खुशी से पागल हो चुकी रिया ने चिल्लाकर अनिका से कहा, मम्मा, तुम्हें वह कार याद है जो लतिका के पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट की थी? ठीक वैसी ही कार मुझे भी गिफ्ट में मिली है। हाँ, कलर अलग है, मगर मैं इसे भी पिंक कलर से पेंट करवा दूंगी। रिया की इस बात पर मुस्कुराते हुए अनिका ने कहा, तुम्हें जो कलर अच्छा लगता है उससे पेंट करवाना, मगर तुम्हें कार चलाने में अभी कम से कम 10 साल का वक्त बाकी है, इतना याद रखना। यह कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट किया और वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तभी अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के पास खड़े क्रिस पर पड़ी। क्रिस को देखते ही अनिका ने क्रिस को स्माइल देते हुए कहा, वेलकम होम, आज काफी दिनों बाद घर की याद आई। फिर जब अनिका ने गौर से क्रिस का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। क्रिस अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा तो था, मगर उसकी एक टांग में दर्द साफ नजर आ रहा था। क्रिस की नाक पर बैंड एड लगी थी और गले और कान के पीछे मारपीट के निशान साफ नजर आ रहे थे। क्रिस इस वक्त दिल्ली का एक जिद्दी और बिगड़ैल टीन एजर नजर आ रहा था। अनिका को इस तरह अपने जख्मों पर नजर डालते हुए देख क्रिस अनकंफर्टेबल हो गया। क्रिस का गुस्सा भी उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। अपनी जगह बनाते हुए क्रिस सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। कृष्ण को लंगड़ाते हुए देखकर अनिका ने फिर से क्रिस से पूछा, क्या तुम्हारा पांव अभी भी ठीक नहीं हुआ है? अनिका का यह सवाल सुनते ही क्रिस अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल खो बैठा और अपने एक हाथ से स्टेयरकेस की रेलिंग पकड़कर अनिका की ओर मुड़ते हुए कृष्ण ने कहा, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम दूर क्यों नहीं रहती हो मेरे मैटर से? अनिका जानती थी कि कृष्ण कभी भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं खोता था। आज अचानक कृष्ण को इस तरह बात करते हुए देख अनिका हैरान रह गई। कृष्ण ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम अगर किसी को मजाक में भी कुछ कह देती हो तो कोई कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, इस बात का एहसास भी है तुम्हें? हैरान अनिका ने कृष्ण से पूछा, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या किया है मैंने? अनिका की यह बात सुनकर क्रिस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्रिस जोर से रेलिंग पर अपना हाथ मारते हुए अनिका से कहा, कुछ नहीं किया है तुमने। अगर कुछ करना चाहती हो तो बस इतना करो कि मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। यह कहकर कृष्ण लगड़ाते हुए अपने बेडरूम के अंदर चला गया। अनिका जानती थी कि कृष्ण अपनी प्राइवेट लाइफ को अपनी फैमिली के साथ नहीं बांटना चाहता था, मगर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो कृष्ण की पर्सनल लाइफ पर असर पड़ा था। अनिका अपनी पानी की बोतल भरकर जब वापस स्टेयरकेस चढ़कर अपने बेडरूम में जा रही थी, तभी अनिका को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही फातिमा तेज सांसें लेती हुई अनिका से कहने लगी, पक्का तुमने कोई जादू टोना किया है मेरे बच्चे पर? क्या किया है तुमने, ऐसा बताओ मुझे। एक छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? घबराकर अनिका ने फातिमा से पूछा, क्या हुआ उसे? मुझे बताओ जरा, उससे फिर से वोमिटिंग हो रही है। फोन पर जोर से चिल्लाते हुए फातिमा ने कहा, अब चुप करो बेशर्म, तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है मेरे बेटे के साथ। जब से तुमने उसके कान में वह बात डाली है, वह मरने वाला है। उसकी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही है। कब से उल्टियां कर रहा है, जो खिलाती हूँ बाहर निकाल देता है। आज नन्हे से बच्चे को नींद का इंजेक्शन देकर डॉक्टरों ने सुला दिया है। इतना याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आज भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया हो, मगर इतना याद रखना, मेरे बच्चे को खरोच भी आई तो तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी। यह कहते हुए फातिमा ने फोन काट दिया। फातिमा की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। आज भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया हो। फातिमा की यह बात अनिका के दिमाग में बार बार घूमने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि क्रिस का इस बात के साथ क्या लेना देना था, मगर इन सारी बातों को सोचते हुए अनिका को अचानक ही जिम्मी की कंडीशन की चिंता होने लगी। अनिका जानती थी कि किसी तरह जिम्मी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा,
मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह फतीमा को कन्विंस करे कि जिम्मी के पास वक्त बहुत कम था। जिम्मी के लिए अनिका का टेंशन और बढ़ता ही जा रहा था। अनिका जिम्मी की मम्मी को किसी तरह कन्विंस करना चाहती थी कि जिम्मी को इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, मगर जिस नंबर से अभी अभी फतीमा का कॉल आया था उस नंबर पर दोबारा कॉल लगाने पर उस नंबर को कोई आंसर नहीं कर रहा था। अपने बेड पर लेटकर अनिका जिम्मी की कंडीशन के बारे में सोचने लगी। तभी अपना होमवर्क पूरा करके आर्यन बेड पर आकर अनिका के बगल में सो गया। आर्यन ने अनिका को जगा हुआ देखकर धीरे से पूछा, मॉम क्या जिम्मी ठीक हो जाएगा? अनिका ने धीरे से आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या जिम्मी तुम्हारा अच्छा दोस्त है? आर्यन ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है जिम्मी रिया का अच्छा दोस्त है। वैसे तो रिया स्कूल में सभी बच्चों की दोस्त है, सभी बच्चे रिया से बहुत प्यार करते हैं, मगर एक बार स्कूल की लंच आवर्स में सारे बच्चे ने फ्रूट की टोकरी से एप्पल निकाल कर खा लिए। जब जिम्मी ने देखा कि मुझे भी एप्पल चाहिए था तो उसने अपना एप्पल मुझे रिया समझकर दे दिया। आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, अच्छे बच्चे की निशानी है कि वह सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचे। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। यह कहते हुए अनिका ने धीरे से आर्यन की छाती थपथपाते हुए उसे सुला दिया। जिस अनिका को हमेशा कुछ ही सेकंड में नींद आ जाती थी, उस अनिका को आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हालांकि अनिका ने एक डॉक्टर होने के नाते जिम्मी की मम्मी को वार्न कर दिया था कि जिम्मी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। देखा जाए तो यहाँ अनिका की ड्यूटी पूरी हो गई थी, मगर किसी तरह अनिका उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि यह जानते हुए कि बच्चे की कंडीशन बहुत ही नाजुक है, वह कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बिस्तर पर करवटें लेने के बाद अनिका एकदम से बिस्तर पर बैठ गई और आर्यन को जगाकर कहने लगी, जिम्मी की कंडीशन बहुत खराब है, मुझे लगता है मुझे उसे देखने जाना चाहिए। आधी नींद में आर्यन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ने बाहर जाने से पहले काले कपड़े पहन लिए और मुंह पर एक काला मास्क भी लगा लिया। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से अक्सर लोग ड्राइविंग करते वक्त मास्क लगाया करते थे, मगर अनिका ने आज मास्क इसलिए पहना था क्योंकि उसने सोच लिया था कि अगर किसी तरह वो जिम्मी के घर जाएगी और जिम्मी को बचाने की कोशिश करेगी। अनिका खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा करने की सोच और ताकत उसके अंदर कहां से आई थी। किंडरी टीचर ने स्कूल में ही जिम्मी के पेरेंट्स का नाम अनिका को बता दिया था। जिम्मी के पापा के नाम को जब अनिका ने इंटरनेट पर सर्च किया तो कुछ ही देर में अनिका को जिम्मी के घर का एड्रेस मिल गया था। रात का वक्त था, सड़कें सुनसान थी। अनिका तेजी से अपनी कार में जिम्मी के घर की ओर पहुंच रही थी। जहांगीर के क्लब हाउस तक पहुंचने के बाद गेट पर तैनात सिक्योरिटी को अनिका ने कहा कि उसे जिम्मी की मम्मी से अर्जेंट में मिलना है। अगर जिम्मी की मम्मी अवेलेबल ना हो तो वह उसके पापा से बात करना चाहेगी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका का नाम लिया और कुछ ही देर वहीं वेट करने को कहा। कुछ देर बाद जहांगीर के घर का मेन गेट ऑटोमेटिक खुलने लगा। गेट के उस पार जहांगीर के 6-7 गुंडे अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अनिका का इंतजार कर रहे थे। उसमें से एक गुंडे ने अनिका से कहा, चलो मेरे साथ। अनिका को वह लोग क्लब हाउस के जिम में ले गए। जहांगीर जिम के रिसेप्शन पर बैठकर अनिका का इंतजार कर रहा था। अंडरवर्ल्ड के ज्यादातर काम रात को ही होते थे, इसलिए अपने आसपास 6 से 7 फोन रखकर जहांगीर एक के बाद एक फोन पर लोगों से बात कर रहा था। जब अनिका अंदर आई तो जहांगीर अनिका को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद जहांगीर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और अनिका को देखकर कहा, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ भेज ही दिया। चलो, इससे यह पता चलता है कि मल्होत्रा खानदान में अगर कोई सख्त मुसीबत में हो तो वह पहले अपने बारे में सोचता है, ना कि अपने फैमिली के बारे में। जहांगीर की बात को अनसुना करके अनिका ने जहांगीर से कहा, देखिए, मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपके बेटे को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। उसके दिमाग में शायद वायरल इन्फेक्शन हो गया है। आजकल छोटे बच्चों को यह होना बहुत आम बात है। अगर यह इन्फेक्शन फैल जाता है तो पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ सकती है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही जहांगीर चौंक गया। जहांगीर ने अपनी गहरी आवाज में अनिका से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तुम इतनी रात गए जहांगीर के घर में यह बात करने आई हो? जो मजाक तुमने मेरी बीबी और बेटे के साथ बनाया था, वही मजाक तुम मेरा बनाना चाहती हो? तुम्हारी इस हरकत को हिम्मत नहीं पागलपन कहते हैं।
तुम जानती हो इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो सकता है यहाँ पर। जब जहांगीर अनिका के साथ बातें कर रहा था तब जिम के अंदर अचानक फतिमा आ गई। फतिमा को सिक्योरिटी से पता चला था कि अनिका उससे मिलना चाहती थी। इससे पहले कि अनिका फतिमा से कुछ बात करती, फतिमा ने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से अनिका को मुक्का मारने की कोशिश की। अनिका के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। मुक्का मुंह पर पड़ने से पहले ही अनिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अनिका ने फतिमा को शांत करते हुए कहा, देखो इस वक्त तुम्हारे बेटे की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। यह सुनते ही फतिमा चिल्लाकर अनिका से कहने लगी, चुप करो पागल औरत, तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की यह हालत हुई है। तुमने जादू टोना किया है उसके ऊपर। रो रो कर बुरा हाल हो गया है मेरे बेटे का। ना तो उसके पेट में खाना पच रहा है, ना तो पानी। जो खाता है वह वोमिटिंग कर देता है। डॉक्टरों ने मेरे सामने मेरे बच्चे को नींद का इंजेक्शन लगा दिया, तब जाकर वो कहीं सोया है। अनिका ने फतिमा की बात काटते हुए कहा, देखो यह तुम्हारे बेटे का सही इलाज नहीं है। अपनी मोटी आवाज ऊंची करते हुए जहांगीर ने अनिका से कहा, तुम्हें क्या पता कि कौन सी ट्रीटमेंट सही है या गलत? कौन हो तुम? अनिका ने कहा, देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, अनिका की बात काटते हुए जहांगीर ने कहा, तो क्या बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बड़ी हो तुम? उनसे ज्यादा जानती हो तुम जिन्होंने ट्रीटमेंट की है? दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया था मैंने। क्या तुम उनसे बेहतर हो यह कहना चाहती हो? अनिका ने फिर से जहांगीर को समझाने की कोशिश की। देखिए मिस्टर जहांगीर, मैं यह नहीं कह रही थी कि मैं उन सबसे ज्यादा जानती हूँ, मगर जिम्मी अभी छोटा है, उसके सर में दर्द हो रहा है। जो बात यह डॉक्टर नहीं जानते, वह बच्चा अपना सिस्टम ठीक तरह से बता भी नहीं सकता है, क्योंकि वह भी बच्चा है। डॉक्टर उसे ट्रीट तो कर रहे हैं, मगर उसे जो ट्रीटमेंट मिल रही है वह गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि फतिमा फिर से अनिका पर अटैक करती, जहांगीर ने फतिमा को रोक लिया और अनिका से पूछा, तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। अनिका के पास जो लाइसेंस था वह डॉक्टर अमृता के नाम का था, इसलिए अनिका हमेशा उसे अपने साथ लेकर नहीं घूमती थी। अनिका ने जहांगीर से कहा, इस वक्त मैं अपना लाइसेंस अपने साथ नहीं लाई हूँ। फतिमा ने अनिका की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, नहीं लाई? यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास लाइसेंस है ही नहीं? तुम जैसी लड़की को देखकर कौन कहेगा कि तुम एक डॉक्टर हो? मगर याद रखना, मेरे बेटे के साथ किया हुआ मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला था। तुम आई तो यहाँ पर अपने पाँव पर चलकर, मगर मैं वादा करती हूँ तुम यहाँ से जाते वक्त अपने पैरों पर चलकर नहीं जाओगी। जहांगीर का वसूल है कि वह औरतों पर हाथ नहीं उठाता, मगर तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। यह कहते हुए फतिमा ने पास पड़ा एक डंबल उठाया। अनिका ने अपना बचाव करने के लिए अपना एक पांव पीछे लिया और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। इससे पहले कि फतिमा अनिका पर अटैक करती, घर का एक नौकर दौड़कर जिम के अंदर आया और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, देखो बाबा को क्या हो गया है मैडम, सर जल्दी चलिए। नौकर को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर फतिमा तुरंत दौड़कर जिम्मी के कमरे की ओर जाने लगी। फतिमा के पीछे पीछे जहांगीर भी दौड़कर जिम से बाहर निकल गया। अनिका यह सोचकर घबरा गई थी कि जिम्मी की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। अनिका भी जिम्मी को देखना चाहती थी, मगर जैसे ही वह जिम के बाहर निकलने गई, जहांगीर की गुंडों ने उसे रोक लिया। अनिका ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर गुंडों ने अनिका को जाने नहीं दिया। तभी अनिका ने ठीक सामने खड़े गुंडे को इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह आदमी हवा में उड़कर पीछे खड़े 4 गुंडों पर गिरा। बाकी की गुंडों ने जब अनिका पर अटैक किया तो अनिका ने एक के बाद एक अपने मार्शल आर्ट के करतब दिखाते हुए सबको ढेर कर दिया। सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से तड़पने लगे। तभी अनिका जहांगीर के बंगले में जाकर सीधे जिम्मी के बेडरूम में दाखिल हुई। जिम्मी की आया रोते हुए फतिमा से कह रही थी, देखो ना भाभी, बाबा को क्या हो गया है। जिम्मी का चेहरा पूरी तरह से सूख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जिम्मी के शरीर में जान ही नहीं बची थी। ना वो आंखें खोल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। बस जिम्मी का शरीर जोर जोर से सांस लेने की कोशिश में थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर उठकर फिर बिस्तर पर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जिम्मी को मिर्गी का दौरा पड़ा था। घबराई फतिमा ने जहांगीर से कहा, देखो जहांगीर, हमारे बच्चे को क्या हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो जहांगीर। जहांगीर अपने फोन से एम्बुलेंस को कॉल लगाने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका को जिम्मी के बेडरूम में देखकर जहांगीर चौंक गया था, मगर इस वक्त जहांगीर का पूरा ध्यान एम्बुलेंस बुलाने पर था। अनिका उसी वक्त ठीक जिम्मी के पास जाकर बैठ गई। फतिमा अनिका को यहाँ पर देखकर शॉक हो गई। फतिमा ने चिल्लाकर अनिका से कहा, दूर हो जाओ मेरे बेटे से, वरना यहीं पर जान ले लूंगी तुम्हारी।
अनिका ने फतिमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब अनिका ने जिम्मी के सर पर हाथ लगाकर देखा तो जिम्मी का शरीर बहुत ज्यादा गर्म था। जिम्मी को बहुत तेज बुखार था और उसके होंठ बिल्कुल सूखे हो गए थे। फतिमा बार बार अनिका को खींचकर जिम्मी से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी तरह अनिका अपनी पूरी ताकत लगाकर जिम्मी के पास बैठी रही। जब अनिका ने जिम्मी की आंखों की जांच की तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जिम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करके आया से कहा, पानी में थोड़ा सा अल्कोहल मिलाकर तुरंत ले आओ और एक साफ कपड़ा भी ले आना। हमें जिम्मी के सर पर गीला कपड़ा रखकर किसी भी तरह उसके टेम्परेचर को कंट्रोल में लाना होगा। आया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह लड़की कौन थी और इस तरह उसे हुक्म क्यों दे रही थी, मगर इस वक्त आया के पास अपने मालिक के परमिशन लेने का वक्त नहीं था। इसलिए वह दौड़कर अनिका ने मंगवाई हुई चीजें लेने बेडरूम से बाहर चली गई। अनिका को अपने बेटे से दूर करने की कोशिश कर रही फतिमा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में घुसकर हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश कर रही हो। दूर हो जाओ मेरे बेटे से, मैं कह देती हूँ दूर हो जाओ। फतिमा को जोर से पीछे धकेलते हुए अनिका ने इस बार फतिमा को कड़क आवाज में कहा, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे वह करने दो जो मैं कर रही हूँ, दूर रहो मुझसे। यह कहते ही अनिका ने अपनी जेब से एक पाउच निकाला और उसमें से एक गोली निकालकर जिम्मी के मुंह में रख दी। यह देखते ही फतिमा फुट फुट कर रोने लगी और पास खड़े जहांगीर से कहने लगी, तुम्हारी आंखों के सामने कोई मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश कर रहा है और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। तभी बेडरूम के अंदर जहांगीर के गुंडे भी आ गए। सारे गुंडे इस बार मिलकर अनिका पर अटैक करने ही वाले थे कि जोर से सबको रोकते हुए जहांगीर ने कहा, रुक जाओ, उसे कोई मत छूना, उसे वो करने दो जो वह करना चाहती है। यह कहते हुए जहांगीर धीरे से चलकर अनिका के पास आया। अपने बेटे के पांव के पास बैठकर जहांगीर ने अनिका से कहा, बस इतना याद रखना लड़की, अगर मेरे बेटे को आज कुछ हुआ तो मैं भी वहीं अपना वसूल तोड़ दूंगा और तुम इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। आपके एक कमेंट से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।